ये क्लास हमारी कल हो चुकी थी, जिसमें हमने पहले एजुकेशन और उसके बाद फिर फिलोसफी यानी दर्शन, इस पर डिस्कशन किया था। इनके जो रूट टर्म्स हैं वो समझे थे। अब आज इससे आगे बढ़ेंगे हम और शुरुआत करेंगे हम दर्शन शास्त्र की अवधारणा यानी कंसेप्ट ऑफ फिलोसफी से, कि जानेंगे कि फिलोसफी एक्चुअल में क्या है या बिहेवियरल टर्म में किस तरीके से समझ सकते हैं। उसके बाद दर्शन और शिक्षा के मध्य क्या संबंध है, ये समझना बहुत जरूरी हो जाता है हमारे लिए, क्योंकि आपके कोर्स में चार फिलोसफी हैं। ठीक है, नेचुरलिज्म, प्रैग्मेटिज्म, आइडियलिज्म और रियलिज्म। तो वो चार की चार जो फिलोसफीज है उनका इंडिविजुअल क्या इम्पैक्ट है एजुकेशन में, ये आपसे एग्जाम में पूछा जाना है ना। तो सिलेबस में भी है ये आप लोग का। तो दर्शन का शिक्षा पर क्या प्रभाव पड़ता है, कैसे पड़ता है, वो सब चर्चा करेंगे। और दर्शन की जो मुख्य शाखाएं शाखाएं होती हैं, जैसे तत्व मीमांसा है ना, उसका क्या संबंध है शिक्षा से। तो शिक्षा के उद्देश्य जो होते हैं वो किसी भी दर्शन की तत्व मीमांसा से ही बनते हैं। इसी प्रकार से ज्ञान मीमांसा है ना, जिसको हम एपिस्टेमोलॉजी कहते हैं। तो एपिस्टेमोलॉजी जो होती है वो किसी भी दर्शन की, जो एपिस्टेमोलॉजी है किसी भी दर्शन की ज्ञान मीमांसा है, वो उस एजुकेशन सिस्टम, उसके अकॉर्डिंग एजुकेशन सिस्टम की मेथड्स क्या होने चाहिए, करिकुलम क्या होना चाहिए, इसको डिसाइड करता है। एंड सिमिलरली मूल्य मीमांसा यानी कि एक्सियोलॉजी जो है, वो अनुशासन कैसा होना चाहिए, डिसिप्लिन कैसा होना चाहिए, मूल्य कैसे होने चाहिए, बच्चों का आचरण कैसा होना चाहिए, बिहेवियर कैसा होना चाहिए, इसकी चर्चा करता है। ठीक है। इसके बाद दर्शन का शिक्षा पर प्रभाव क्या पड़ता है, इम्पैक्ट ऑफ फिलोसफी ऑन एजुकेशन, इसको थोड़ा समझेंगे हम एक एग्जाम्पल के साथ। एंड देन कि जो इसके आगे की क्लासेस, मतलब कल से हम जो पढ़ेंगे, जैसे कल हम अगर फॉर एग्जाम्पल प्रकृतिवाद यानी नेचुरलिज्म पढ़ रहे हैं, तो नेचुरलिज्म एक दर्शन है। तो प्रकृतिवादी दर्शन के अनुसार शिक्षा के उद्देश्य, ठीक है, प्रकृतिवादी दर्शन के अनुसार शिक्षा का पाठ्यक्रम, प्रकृतिवादी शिक्षा के अनुसार, सॉरी, प्रकृतिवादी दर्शन के अनुसार शिक्षा की विधियां, प्रकृतिवादी दर्शन के अनुसार विद्यालय का स्वरूप, प्रकृतिवादी दर्शन के अनुसार शिक्षक की भूमिका, प्रकृतिवादी दर्शन के अनुसार छात्र के जो विशेषताएं हैं या व्यवहार कैसा होना चाहिए, फिर प्रकृतिवादी दर्शन के अनुसार अनुशासन कैसा होना चाहिए, और इसी तरीके से प्रकृतिवादी दर्शन के अनुसार मूल्यांकन किस प्रकार से किया जाना चाहिए। तो हर दर्शन को लेकर के उसके अकॉर्डिंग हम ऑब्जेक्टिव्स, करिकुलम, मेथड, फॉर्म ऑफ स्कूल, रोल ऑफ टीचर, स्टूडेंट, डिसिप्लिन एंड इवैल्यूएशन को डिस्कस करेंगे। तो डे वन में यानी कि कल नेचुरलिज्म डिस्कस करेंगे पूरा। मैं मॉर्निंग में आप लोगों को उसका पीडीएफ भेज दूंगा कंटेंट का, उसी को हम इवनिंग में डिस्कस करेंगे। डे टू में हम प्रैग्मेटिज्म डिस्कस करेंगे। डे थ्री फिर हमारा आइडियलिज्म होगा, और डे फोर हमारा होगा रियलिज्म। ठीक है, तो 25 तक हम इतना कंप्लीट कर चुके होंगे। ठीक है, तो होली जब आप मनाने जाएंगे तो आपके पास दर्शन, जो आपके सिलेबस का पार्ट है जितना, वो आप पढ़ चुके होंगे। ठीक। चलिए तो स्टार्ट करते हैं आज की क्लास, और शुरुआत करते हैं दर्शन और शिक्षा में संबंध, सॉरी, दर्शन की अवधारणा से। कुछ भी अगर आपको समझ में नहीं आ रहा होगा तो आप मुझे रोक लीजिएगा और अपना जो भी डाउट होगा पूछ लीजिएगा। ठीक है। सबसे पहले तो जानना जरूरी है कि दर्शन क्या है। तो कल की क्लास में जिन्होंने अटेंड किया था और जिन्होंने नहीं किया था उन्होंने रिकॉर्डिंग देख ली होगी। मैंने बताया था आपको कि फिलोसफी का जो वेस्टर्न मीनिंग होता है वो होता है आपका लव ऑफ विजडम, यानी कि ज्ञान से प्रेम। सीखने के लिए तत्पर रहता है इंसान, हमेशा कुछ ना कुछ जानने के लिए तत्पर रहता है। ठीक है। और भारतीय दर्शन के अनुसार सत्य, मोक्ष जैसे जो एक कहें कि बड़े शब्द हैं, उनकी अवधारणा को समझना, तत्वों को समझना, ये दर्शन का मुख्य अर्थ है। दर्शन, दर्शन ज्ञान की वह शाखा है कि ज्ञान की, ज्ञान मतलब नॉलेज। तो दर्शन ज्ञान की वह शाखा है जिसमें ब्रह्मांड की परम वास्तविकता, मनुष्य का वास्तविक स्वरूप, सृष्टि और रचयिता, आत्मा और ईश्वर का वर्णन किया जाता है। तो देख रहे हैं आप खुद ही, परम वास्तविकता जैसा शब्द है, वास्तविक स्वरूप, हु एम आई, मैं कौन हूँ, वो जानना, मनुष्य क्या है वो जानना, सृष्टि को जानना, सृष्टि को किसने बनाया है,
उस बनाने वाले को, क्रिएटर को जानना, आत्मा यानी कि सोल को जानना, और ईश्वर क्या है उसको समझना। ठीक है, तो ये समझना। तो philosophy is the branch of knowledge in which the ultimate reality of the universe, real form of human being, creation and creator. क्रिएशन जैसे हम, पेड़ पौधे, ये सब क्रिएशन है। क्रिएटर जिसने हमको बनाया है। तो अलग अलग दर्शन को मानने वाले, अलग अलग धर्म को मानने वाले लोग अपने अपने जो ईश्वर है, खुदा है, जो उनके गॉड हैं, उनको ही क्रिएटर मानते हैं। ठीक है ना? सोल एंड गॉड। नॉलेज एंड इग्नोरेंस मीन्स ऑफ अटेनिंग knowledge and the ultimate aim of human life and the means of its achievement are discussed logically. दर्शन में क्या होता है ना, नॉलेज, ज्ञान क्या है और अज्ञान क्या है, ज्ञान की प्राप्ति कैसे हो सकती है, ठीक है, और प्राप्ति कैसे हो सकती है, यानी कि ज्ञान का साधन क्या है, मतलब विधियां क्या है सीखने की, और मानव जीवन में चरम लक्ष्य यानी कि मुख्य उद्देश्य क्या है, और उस उद्देश्य की प्राप्ति के लिए हम लॉजिकल जो डिस्कशन करते हैं वही आपका दर्शन है। ये तो जो स्टेटमेंट लिखे हैं वो मैंने आपके सामने डिस्क्राइब किया। अब थोड़ा सा मैं इसको व्यवहारिक रूप से समझाने की कोशिश करता हूँ। ठीक है ना? आपके सामने कोई भी एलिमेंट होगा, कोई भी मैटर होगा, मतलब कोई भी पदार्थ होगा, कुछ भी हो सकता है। बॉटल हो सकती है, बुक हो सकती है, कॉपी हो सकती है, फोन हो सकता है, पेन हो सकता है, और टेबल हो सकता है। तो कभी आपने सोचने की कोशिश की ये पेन के अंदर इंक जो हम भरते हैं, ये इंक कहाँ से बनती है? क्यों? या फिर जब ये पेन नहीं रही होगी, ये इंक नहीं रही होगी, तो तब कैसे लिखा करते होंगे? है ना? इस तरीके से सोचते हुए आप चलते हैं। या आप ये सोचते होंगे कि यार आपने तो सपने हिस्ट्री पढ़ी होती है, आपने स्टोन एज पढ़ी है, पाषाण युग पढ़ा है, उससे पहले का समय आप जानते हैं कि एक समय ऐसा था जी जब मनुष्य और जानवर एक साथ जंगल में रहा करते थे। मनुष्य के यानी आदिमानव के पहनने के लिए कुछ होता नहीं था, वो बिना किसी वस्त्र के कुछ भी नहीं पहनते थे। इवन दो पेड़ की जो छाल है वो भी उन्होंने बाद में पहननी शुरू की, उससे पहले वो भी नहीं पहनते थे। उस समय कैसे सरवाइव करते होंगे? आज अगर खबर आ जाए अखबार में कि आप जिस क्षेत्र में रहते हैं वहां पर एक गुलदार घूम रहा है, नरभक्षी है, तो आप घर से बाहर निकलना बंद कर देते हैं। उस समय का जो मनुष्य था वो तो जंगल में रहा करता था, वहां शेर, बाघ, गुलदार सब होते थे, भालू भी होते थे। उनके बीच में कैसे सरवाइव करता रहा होगा? या फिर कभी आप ये सोचते होंगे कि यार ये एरोप्लेन बनाने का आइडिया कैसे आया होगा? समझ में आ रहा है? कभी आप ये सोचते होंगे कि जो तितलियां हैं उनके इतने सारे रंग होते हैं, वो कैसे आए होंगे, किसने भरे होंगे उसमें रंग? ऐसे कई सारे प्रश्न हमारे मन में बनते हैं। बोलो हाँ या ना, मतलब सच बताइएगा जो आपका अनुभव है। कभी ऐसे कुछ प्रश्न बनते हैं आपके मन में जिनके उत्तर आपको नहीं मिल पाए हैं? बोलो। हेलो। यस सर। मेरा एक प्रश्न आप सभी से है, क्या कभी आपके मन में ऐसे कोई सवाल उठे, कोई प्रश्न उठे जिनका उत्तर नहीं मिल पाया कभी आपको कहीं पर भी? कोई भी ऐसा यस प्रश्न? सर। है ना? मुझे लगता है हम सभी के जीवन में कभी ना कभी, कहीं ना कहीं ऐसा पल आया होगा जब कुछ प्रश्न हमारे मन में उठे, जिसके उत्तर हमको कभी मिल नहीं पाए। ठीक है? तो वो जो प्रश्न है, उन प्रश्नों के उत्तर जब खोजने हम निकलेंगे तो हम कह सकते हैं कि हम जिज्ञासावश यानी कि क्यूरोसिटी के साथ क्वेश्चंस को रिजॉल्व करने के लिए या उनके ऊपर इन्वेस्टिगेशन करने के लिए कभी अपने बड़े भाई से पूछ रहे हैं, कभी अपने टीचर से पूछ रहे हैं, कभी किसी किताब में ढूंढ रहे हैं, कभी गूगल में सर्च कर रहे हैं, कभी यूट्यूब में सर्च कर रहे हैं। है ना? तो आज हमारे पास इतने सारे साधन हैं जिससे हम जो प्रश्न हमारे मन में आता है उसका उत्तर ढूंढ सकते हैं, यानी कि ज्ञान की प्राप्ति कर सकते हैं। राइट? लेकिन पहले इतना साधन नहीं हुआ करता था। उसके बाद एक और बात यह है, जो प्रश्न हमारे मन में उठते हैं वो प्रश्न हमसे पहले कभी किसी व्यक्ति के मन में उठ चुके। जो क्वेश्चंस हमारे माइंड में अभी राइज हो रहे हैं वो आज से बहुत पहले कभी किसी और के माइंड में हो चुके, तो उसने उसका उत्तर भी ढूंढ लिया। अब हम उसके उत्तर को पढ़ करके समझ रहे हैं वो बात क्या कहना चाह रहा है। जैसे गुरुत्वाकर्षण नियम है ना,
कोई भी वस्तु ऊपर से नीचे की ओर गिरती है, ऊपर से नीचे की ओर गिरती है। तो ये तो न्यूटन ने पहली बार नहीं देखा होगा ना, उससे पहले कई लोगों ने देखा होगा, लेकिन न्यूटन के मन में क्यूरियोसिटी इतनी आई कि उसने जो ये प्रश्न आया था कि हर वस्तु ऊपर से नीचे ही क्यों गिरती है, उसके पीछे का कारण ढूंढ लिया। कारण मतलब लॉजिक, तर्क क्या है, क्यों गिरती है नीचे हर वस्तु, ऊपर ही क्यों नहीं रह जाती, वो ढूंढा उसने, और उसने एक नियम बना दिया विज्ञान का, जिसको हम गुरुत्वाकर्षण नियम यानी कि ग्रेविटेशन लॉ कहते हैं। कोई एक वस्तु का नाम बताओ जो कि आप फेंकोगे ऊपर तो नीचे नहीं आएगी, बताओ। क्या कोई ऐसी वस्तु है जिसे आप ऊपर फेंकोगे और वो नीचे नहीं आएगी? नो सर। नहीं है। ठीक है। अब मैं बोलता हूं, अगर आपका जो फैन है वो लोहे का है, या फिर आपकी छत लोहे की है, और आप मैग्नेट फेंकोगे ऊपर, तो वो ऊपर अटक जाएगा, नीचे नहीं आएगा। बोलो हाँ या ना। यस सर। यस सर। यस सर। होगा या नहीं होगा ऐसा? और सर नहीं नहीं। हाँ, आप समझो। मैं मैं ग्रेविटेशन लॉ, ग्रेविटेशन लॉ नहीं ले तो। नहीं बोल रहा हूँ। वो इसलिए होगा क्योंकि उसके ऊपर हमने एक ऐसा ऑब्जेक्ट कनेक्ट कर दिया है जो दूसरे ऑब्जेक्ट को अट्रैक्ट कर देगा। जैसे मैग्नेट को लोहा अट्रैक्ट करता है, तो हमने लोहा लगा दिया ऊपर। ठीक है। इसी तरीके से कई सारे ऐसे आपने देखा होगा कि आजकल वो आते नहीं है, खेल टाइप के नहीं आते हैं, तीर टाइप के, कि जो वो कहीं पर आप दीवार में मारते हो, दीवार में चिपक जाते हैं एकदम से। वो भी एक ऐसा आंसर हो सकता है। लेकिन उनका, ऐसे वैक्यूम वाली बॉल। हाँ, उस उनका फॉर्मेशन ऐसा किया गया है कि वो दूसरे ऑब्जेक्ट पे लटक जा रहे हैं। लेकिन ग्रेविटेशन लॉ किसी कमरे के अंदर फेंकी गई वस्तु की बात नहीं करता है, वो यूनिवर्सल फॉर्म में किसी भी वस्तु को स्वतंत्र रूप से फेंकने की बात कर रहा है। फिर भी ये चीजें भी हमारे सोचने के लिए जरूरी है। ठीक है। इसी तरह से बहुत सारे प्रश्न और उठते हैं हमारे मन में। ठीक है ना। तो वो सारे ही प्रश्न जो उठ रहे हैं, उन प्रश्नों के उत्तर ढूंढने के लिए जब हम जाएंगे, तो हम कई सारे किताबें पढ़ेंगे, कई सारे लोगों से उन प्रश्नों के जो उत्तर हैं, जो विचार हैं, उन लोगों के मन में वो जानेंगे। इस प्रकार से हम ज्ञान की प्राप्ति कर पाएंगे। और ज्ञान जो है वो क्या होना चाहिए हमारा, ये लिखा हुआ है ना, तार्किक चर्चा पर आधारित होना चाहिए। मतलब पूरी तरह से जो डिस्कस हमारा क्या होना चाहिए, लॉजिकल होना चाहिए। ऐसा नहीं कि दादी अम्मा ने कहा कि ऐसा करने से ये होता है, तो मान लिया। दादी अम्मा ने कहा कि अगर बिल्ली रास्ता काट जाए तो अशुभ होता है। दादी अम्मा ने कहा घर से जाते हुए अगर शीशा गिर जाए और ग्लास यानी कि कांच टूट जाए तो अशुभ होता है, मान लिया। नहीं मानना है उसको, उसके पीछे कोई लॉजिक नहीं है। ठीक है। मतलब मुझे तो नहीं लगता कि ऐसा कोई लॉजिक है उसके पीछे। ठीक। तो इस तरीके की जो इलॉजिकल बातें हैं, उनको नहीं मानना है। लॉजिकल रह करके, तार्किक रह करके, तब जा करके आप अगर कोई विचार प्रस्तुत करते हैं तो उसको हम दर्शन कहते हैं। तो हर हर विचार दर्शन नहीं है। दर्शन सिर्फ वो है जिसके पीछे कोई एक साइंस है, एक लॉजिक है। यस और नो? ठीक है। और सर ये विचार भी समय के साथ पुराना और मतलब वो हो सकता है ना कि आज हम उसको मान रहे हैं, आगे नहीं मानेंगे। बिल्कुल। तो अभी आगे हम जब प्रैग्मेटिज्म पढ़ेंगे, प्रयोजनवाद पढ़ेंगे, तो वहां पर ये बात आएगी, क्योंकि प्रयोजनवादी विचारधारा ये कहती है हर विचार बदलता है, एवरी थॉट चेंज। ठीक है, बाय टाइम। तो समय के साथ हर विचार बदलता है, इसलिए सत्य जो है वो परिवर्तनशील होता है। मैं इस पर टिप्पणी नहीं करूंगा अभी, क्योंकि फिर यहाँ से हम फिर प्रैग्मेटिज्म की तरफ घुस जाएंगे ना, वहां नहीं जाना हमको। इसके बाद नीचे चलते हैं हम। सामान्यतः हम हर प्रकार के विचार को दर्शन कहते हैं। मैंने परसों जो क्लास हमारी हुई थी उसमें ये कहा भी था आपसे, आपका कुछ विचार है, मेरा कुछ विचार है, किसी और का कुछ विचार है, ये हम सबके अपने अपने विचार जो है, ये भी दर्शन की रूप में ही देखे जाते हैं। लेकिन ये दर्शन का एक संकीर्ण रूप। तो हर विचार को हम दर्शन नहीं कह सकते। तो लिखा हुआ है, आप पढ़ सकते हैं। सामान्यतः हम हर प्रकार के विचार को दर्शन कहते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। जनरली वी टर्म एवरी टाइप ऑफ थॉट, ठीक है, एज अ फिलोसफी, बट इट इज नॉट ट्रू। ये ट्रू नहीं है। क्यों नहीं है ट्रू? क्योंकि अभी अभी आपको बोला मैंने कि दर्शन वही होगा जिसके पीछे कोई तर्क होगा। आपने कोई बात कही, आपने कहा कि मुझे लगता है
कि हम 2-3 घंटा पढ़ेंगे तो हम एलटी में पास हो जाएंगे और हम टीचर बन जाएंगे। तो आपके लगने से नहीं हो पाएगा ये, उसके पीछे आपको एक तर्क देना पड़ेगा। फिर आप ये कहते हैं कि यार मैंने स्टडी किया, मैंने कई लोगों से बातचीत की जो लोग एलटी में सिलेक्ट हो चुके हैं, सभी ने ये कहा कि अगर आप रोज 2.5 घंटा पढ़ो, 3 घंटा पढ़ो, तो रेगुलर पढ़ो तो आपका सिलेक्शन जरूर हो जाएगा। तो क्योंकि अब आपने बहुत सारे लोगों का रेफरेंस दिया, बहुत सारे लोगों का विचार बताया, और बहुत सारे लोगों का जब एक जैसा विचार होता है तो उसे हम दर्शन कह सकते हैं एक प्रकार से। कि उसके पीछे कोई तर्क होता है, उसके पीछे उनके वास्तविक अनुभव होते हैं। ठीक है। तो क्योंकि दर्शन की अपनी क्या होती है, तत्व मीमांसा है, यानी मेटाफिजिक्स होती है उसकी, ज्ञान मीमांसा है, मूल्य मीमांसा है, आदि होते हैं। अब ये तत्व मीमांसा क्या होता है, ज्ञान मीमांसा क्या होता है, मूल्य मीमांसा क्या होता है, इसको हम आगे समझेंगे। ठीक। तो जो ये दर्शन है, तो हर दार्शनिक विचार के अंदर क्या है आपका, तर्क होना चाहिए, लॉजिक होना चाहिए। ठीक है। और वो लॉजिक ऐसा होना चाहिए कि वो अगर भारत में है तो वो अमेरिका में भी होना चाहिए। कोई तथ्य, कोई फैक्ट, कोई बात अगर आप इंडिया में कह रहे हैं तो वही तथ्य, वही बात, वही फैक्ट अमेरिका में भी आपका लागू होना चाहिए। तो हम कहेंगे कि वो सार्वभौमिक है और उसी को हम दर्शन मान सकते हैं। ठीक है। तो which presents a logical phenomena under every philosophical thought which can be observed universally। आप लोग नोट्स तो बना ही रहे होंगे इसके, और आपने पढ़ भी लिया होगा ये, आई होप। आगे बढ़ते हैं और जानते हैं दर्शन और शिक्षा के मध्य संबंध क्या है, रिलेशन बिटवीन फिलोसफी एंड एजुकेशन। अगर आपको इस तरीके से पढ़ने में मजा नहीं आ रहा है, समझ में नहीं आ रहा है, तो बता दीजिएगा। हाँ, ठीक है, मैं बोर्ड के थ्रू पढ़ा दूंगा आप लोगों को। बट क्योंकि अभी जो मैं पढ़ा रहा हूँ वो कंटेंट वाइज है, तो उसमें मुझे लगता नहीं है कि इतना कुछ हार्ड समझने के लिए है। जब हम कल से फिलोसफी की जो प्रैग्मेटिज्म, नेचुरलिज्म पढ़ेंगे, उसको हम थोड़ा सा अलग तरीके से देखेंगे। ठीक। दर्शन और शिक्षा में क्या संबंध है, तो रिलेशन बिटवीन फिलोसफी एंड एजुकेशन। दर्शन एवं शिक्षा के मध्य संबंध को समझने के लिए दर्शन की शाखाओं, तत्व मीमांसा, ज्ञान मीमांसा और मूल्य मीमांसा का शिक्षा की शाखाओं, जैसे शिक्षा के उद्देश्य क्या है, पाठ्यक्रम क्या है, विद्या क्या है, शिक्षक की भूमिका क्या है, छात्र, विद्यालय का स्वरूप क्या है, अनुशासन क्या है, मूल्यांकन क्या है, इनको समझना जरूरी है। तो दर्शन की तत्व मीमांसा क्या है, और उस तत्व मीमांसा के अनुसार शिक्षा का उद्देश्य क्या होगा। दर्शन की ज्ञान मीमांसा क्या है, तो उस ज्ञान मीमांसा यानी एपिस्टेमोलॉजी के अनुसार मेथड या फिर करिकुलम क्या होगा। दर्शन की मूल्य मीमांसा क्या है, उस मूल्य मीमांसा के अनुसार या फिर कहें कि एक्सियोलॉजी के अकॉर्डिंग जो डिसिप्लिन है वो कैसा होगा, आचरण कैसा होगा। ठीक है, ये समझना है। तो अब देखिए तत्व मीमांसा एवं शिक्षा का उद्देश्य। ठीक है? तत्व मीमांसा सृष्टि के वास्तु, देखो तत्व मीमांसा जो है वो तत्व से बना हुआ है। ठीक है। मैटर यानी कि एलिमेंट, और उस मैटर से ही बना आपका मेटा। ठीक है। ये मतलब होता है एलिमेंट आपका। अब आप जहां रहते हैं अपने आसपास देखेंगे तो बहुत सारे एलिमेंट आपको दिखेंगे, जिनको आप घटक भी कहते हैं, कंपोनेंट भी कहते हैं। कुछ मैटर ऐसे हैं, कुछ घटक ऐसे हैं जिनमें लाइफ है, जिनको हम जैविक घटक कहते हैं। जैसे आदमी है, पेड़ पौधे हैं, जानवर हैं। कुछ एलिमेंट्स, कुछ मैटर ऐसे हैं या कुछ कंपोनेंट ऐसे हैं जिनमें जीवन नहीं है, लाइफ नहीं है ना, उनको हम क्या कहते हैं, अजैविक घटक कहते हैं, यानी कि नॉन लिविंग कंपोनेंट्स कह सकते हैं उनको हम। ठीक। वो हो जाएंगे आपके, जैसे प्लास्टिक है, चेयर है, फोन है, ये सब कुछ। ठीक। तो ये तो हो गया आपका तत्व। फिर अब किसी दर्शन में किस तत्व की बात की गई है, उस तत्व के विचार के आधार पर उस दर्शन का विचार बनता है, और वही फिर आगे उसकी दर्शन की शाखा को, मतलब तत्व मीमांसा को लेकर के, मेटाफिजिक्स को लेकर के जो एजुकेशन है उसके ऑब्जेक्टिव डिसाइड करता है। तो देखते हैं आगे। तत्व मीमांसा सृष्टि के वास्तविक स्वरूप और उसमें मानव जीवन का अध्ययन करती है। ठीक है। सृष्टि का वास्तविक स्वरूप क्या है, कोई कहता है कि ईश्वर सत्य है, तो ईश्वर ही सब कुछ है।
हम जो बोल रहे हैं वो ईश्वर बुलवा रहा है हमसे, ठीक है। अगर पेड़ से कोई पत्ता गिर रहा है तो ईश्वर की इच्छा के अनुसार ही वो गिर रहा है। कोई पेड़ अगर बड़ा हो रहा है तो ईश्वर के अनुसार हो रहा है। किसी इंसान की अगर मृत्यु हो गई है, डेथ हो गई है, तो वो ईश्वर के अनुसार ही उसकी डेथ हुई है। ऐसा हमारा विचार होता है। तो ये विचार क्या है, इसमें ईश्वर प्रधान हो जाएगा, यानी कि हम क्या है, थोड़ा सा एथिस्ट हो जाएंगे इसमें, ठीक है। अब इसी के साथ एक और विचार आता है, वो है प्रकृति, नेचर। तो नेचर ही क्या है, मेन है। ईश्वर कुछ नहीं है, सब कुछ क्या है, यहीं पर है। पेड़ पौधे, जीव जंतु, नदियां, पहाड़, है ना। इनके अपने अपने कुछ प्रकृति होती है और उनके साथ सामंजस्य बैठा करके अपना जीवन यापन करते हैं। और हमारे मरने के बाद फिर ना तो हमारा पुनर्जन्म होता है, ना ही कोई हम स्वर्ग या नर्क में जाते हैं। ये प्रकृतिवाद कह दे रहा है, ठीक है। तो हर दर्शन की अपनी एक तत्वमीमांसा है, यानी कि अपना एक मेटाफिजिक्स। और वही मेटाफिजिक्स जो है, वही तत्व है जो क्या करता है, आपका शिक्षा के उद्देश्य का निर्धारण करता है। तो देखिएगा, तत्वमीमांसा सृष्टि के वास्तविक स्वरूप और उसमें मानव जीवन, उस स्वरूप में मानव जीवन का क्या रोल है, अध्ययन करती है। उदाहरण के लिए, किसी तत्व या जीव का अस्तित्व, है ना, किस प्रकार से हुआ है, कैसे वो एग्जिस्ट कर रहा है। मेटाफिजिक्स स्टडीज द एक्चुअल फॉर्म ऑफ द यूनिवर्स, ठीक है, एंड ह्यूमन लाइफ इन इट। फॉर एग्जाम्पल, हाउ एंड वाई एनी एलिमेंट और ऑर्गेनिज्म एग्जिस्ट। अगर कोई भी लोहा है, पत्थर है, कहाँ से आया और कैसे आया और क्यों आया, ठीक है। जो होता है अच्छे के लिए होता है। तो जो होता है अच्छे के लिए होता है, मतलब कि जो हो रहा है उसके होने के पीछे कुछ कारण है। समझ में आ रहा है। तो हर क्रिया के पीछे कोई कारण होता है, उसको हम बोलते हैं कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप। कॉज एंड इफेक्ट रिलेशन मतलब कि कार्य कारण संबंध भी कहते हैं। और कार्य कारण संबंध जो है वो दर्शन का मुख्य स्वरूप है। तो कैसे हो रहा है, क्यों हो रहा है, ये इसी पर आधारित है। सृष्टि में उस तत्व का क्या महत्व है, इंपॉर्टेंस क्या है उस ऑर्गेनिज्म की, व्हाट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ दैट एलिमेंट इन द यूनिवर्स। किसी तत्व के निर्माण के पीछे का लक्ष्य क्या है, उद्देश्य क्या है, ऑब्जेक्टिव, है ना। तो व्हाट वुड बी द एम और ऑब्जेक्टिव बिहाइंड द क्रिएशन ऑफ एन एलिमेंट। कोई अगर ईश्वर ने कोई अगर एलिमेंट बनाया है तो क्यों बनाया है, कि जो ईश्वर को मानते हैं उनके लिए है। इसी प्रकार से शिक्षा जो है, एजुकेशन है, उसका अपना ऑब्जेक्टिव होता है, अपने लक्ष्य होते हैं, जो कि किसी विशेष दर्शन के केंद्र विचार या तत्वमीमांसा में निर्भर करते हैं। अगर नेचुरलिज्म है, यानी प्रकृतिवाद है, तो उसका अपना एक विचार है और उस विचार के आधार पर ही शिक्षा का उद्देश्य बनेगा। उदाहरण के लिए, जैसे आप देख सकते हैं, प्रकृतिवाद में तत्वमीमांसा या प्रकृति में केंद्रीय विचार, ठीक है, क्या है, प्रकृति का नियम है, ठीक। तो और वो नियम क्या है, आप लोगों ने कई बार सुना होगा, ठीक है, सर्वाइवल ऑफ फिटेस्ट सुना है आप लोगों ने, ठीक है। आप देख सकते हैं यहाँ पर, इन नेचुरलिज्म द जैसे मेटाफिजिक्स। डार्विन की थ्योरी। हाँ, मेटाफिजिक्स, अभी डार्विन की तरफ नहीं जाना है हमको ना, वो भी है, ठीक कह रहे हो आप, ठीक है। बट मैं एक एग्जांपल लेके चल रहा हूँ सिर्फ, हाँ। तो मेटाफिजिक्स जो है नेचुरलिज्म का, ये सेंटर आइडिया है। वो ये कहता है कि जो सबसे स्वस्थ होगा, सबसे ज्यादा फिट होगा, वही लंबे समय तक जीवित रहेगा। तो सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट इसको कहा जाता है। इसलिए आपने देखा होगा कि 30 के बाद जो लोग होते हैं वो काफी फिर वर्कआउट करना, एक्सरसाइज करना और काफी हेल्दी डाइट प्लान स्टार्ट कर देते हैं ताकि बीमारियां ना हो। और डॉक्टर भी सजेस्ट करता है कि आपको हेल्दी डाइट लेनी चाहिए। करता नहीं करता, इसलिए करता है कि जितना आप हेल्दी क्या बोलते हैं फूड हैबिट में रहेंगे, जितना आपकी लाइफ है जो है वो हैबिचुअल रहेगी हेल्दी रहने की, उतना ही आपकी जो लाइफ है वो ज्यादा रहेगी। तो जितना स्वस्थ रहेंगे उतना लंबा जिएंगे, जितना अस्वस्थ रहेंगे उतना ही आप कम जिएंगे। तो ये सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट, ठीक है। जो जितना स्वस्थ है वो उतना समय तक है। शेर सबसे फुर्तीला है, सबसे ताकतवर है। अब यहाँ पर ये मत कहना कि चीता फुर्तीला है, वो सिर्फ मैं एग्जांपल दे रहा हूँ, ठीक है। चाहे चीता कहिए, बाघ कहिए, शेर कहिए,
सबसे फुर्तीले हैं, सबसे ताकतवर हैं। ठीक है, ताकतवर तो नहीं है ज्यादा, ठीक है, लेकिन सबसे ज्यादा उनमें क्या है, ऊर्जा है। तो जब कभी कोई बाघ, शेर या चीता ये बीमार पड़ते हैं, तो आपने पढ़ा होगा किताबों में या आपको पता ही होगा, जब ये बीमार पड़ते हैं तो इनके जिंदा रहने के जो चांसेस है वो कम रह पाते हैं, क्योंकि अब ये शिकार नहीं कर सकते। शिकार नहीं करने की वजह से कुछ खा नहीं सकते, और जब कुछ खाएंगे ही नहीं तो क्या हो जाएगा, फिर इनको जीवन, मतलब इनकी जिंदगी जो है वो खतरे में चली जाएगी। ठीक है, तो इसीलिए यह प्रकृतिवादी विचार, प्रकृतिवादी शिक्षा के मुख्य उद्देश्य के रूप में अपने शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य को मजबूत करके प्रकृति में जीवित रहने के लिए मनुष्य को तैयार करने पर बल देता है। यानी कि हाँ, तो सो दिस आइडिया लेज स्ट्रेस ऑन प्रिपेयरिंग अ मैन टू सर्वाइव इन नेचर बाय स्ट्रेंथनिंग हिज फिजिकल एंड मेंटल हेल्थ। अब इसको आप समझिए, ठीक है। प्रकृतिवादी विचारधारा जो है, जो प्रेगमेट ओ सॉरी नेचुरलिज्म है, उसका एक सिद्धांत होते हैं ना सबके अलग अलग, उसका एक अपना सिद्धांत है। वो ये कहता है कि व्यक्ति को शारीरिक और मानसिक रूप से स्वस्थ होना चाहिए। यही उसका शैक्षिक उद्देश्य भी है। आपने रूसो को पढ़ा होगा बीएड में, तो रूसो एक बात कहते हैं कि बच्चे को जब वो छोटा है ना, जो उसकी बाल्यावस्था है, तो उनसे, रूसो से पूछा जाता है कि बाल्यावस्था में बच्चे को शिक्षा कैसी दी जानी चाहिए। रूसो इसका जवाब देते हुए कहते हैं कि बाल्यावस्था में बच्चे को शारीरिक शिक्षा अधिक देनी चाहिए, ताकि बच्चा हष्ट पुष्ट हो सके और एक तगड़ा, है ना, इंसान बन सके। हालांकि वहाँ पे जानवर का नाम लिया है उन्होंने, जो स्टेटमेंट लिखा हुआ है, बट फिर भी हम कहें कि बच्चे के शारीरिक मजबूती पे, यानी कि फिजिकल स्ट्रेंथ पर ज्यादा फोकस करना चाहिए उसके बाल्यावस्था में। क्योंकि अगर बच्चा बचपन में फिट हो जाएगा, हेल्दी रह पाएगा, तो फिर उसका जो फ्यूचर है वो ब्राइट है, फिर वो सब कुछ सीख लेगा। उसी क्रम में कई सारी परिभाषाएं आती है। इसमें कहा जाता है कि स्वस्थ मन में स्वस्थ शरीर, सॉरी, स्वस्थ शरीर में स्वस्थ मन का विकास होता है, या स्वस्थ मस्तिष्क का विकास होता है, और ठीक है। तो क्योंकि नेचर है, नेचर में जो जितना फिट है वो उतना सरवाइव कर पा रहा है। तो इसीलिए जो नेचुरल एजुकेशन है या नेचुरलिस्टिक एजुकेशन है, प्रकृतिवादी शिक्षा है, उसका उद्देश्य भी यही है कि बच्चे को पढ़ाओ लिखाओ बाद में, पहले उसको शारीरिक रूप से हष्ट पुष्ट और स्वस्थ बनाओ। ठीक है, तो जैसा विचार वैसा उद्देश्य, जैसा विचार वैसा उद्देश्य, ये मान के चले आप। ठीक है, फिर है ज्ञान मीमांसा। अब ये ज्ञान मीमांसा का संबंध किससे है? पहले तो ज्ञान मीमांसा क्या है? ज्ञान मतलब होता है नॉलेज। ठीक है, नॉलेज यानी जानना। किसको जानना है? किसकी नॉलेज चाहिए? तो किसकी? तत्व की। किसी भी विचारधारा के अनुसार जो भी तत्व वो विचारधारा मान रही है, उस तत्व का ज्ञान कैसे मिलेगा? अगर हम कह रहे हैं कि प्रकृति ही अंतिम सत्ता है, प्रकृति ही महान है, तो प्रकृति क्या है? प्रकृति को हम क्या समझें? कि कौन बताएगा हमको? हमारे गुरुजी बताएंगे, किताबें बताएंगी, हम कहाँ से पता करके आए? किसी से तो पूछना ही पड़ेगा ना हमको। तो ज्ञान कहाँ से मिलेगा? ज्ञान कैसे मिलेगा? हम कैसे जान पाएंगे कि प्रकृति सत्य है, प्रकृति ही परम है? तो ज्ञान मीमांसा जो होती है, वो उस दर्शन के तत्व को जानने में सहायता करती है। समझ में आ रहा है? तो ज्ञान मीमांसा कुछ नहीं है, तत्व है, उस तत्व को जानने में सहयोग कर रही है। अगर मैं आपसे कहता हूं कि मेरा विचार है कि मोबाइल फोन सबसे अच्छा होता है या बहुत अच्छा होता है, तो अब आप लोग कैसे समझेंगे कि मोबाइल फोन अच्छा होता है? मुझे एक्सप्लेन करना पड़ जाएगा, और मुझे कई सारे इसके जो फायदे हैं वो बताने पड़ेंगे, तब जाकर के आप मानेंगे कि हाँ मोबाइल फोन अच्छा होता है। तो आपको ज्ञान कहाँ से मिलेगा? जब बताया जाएगा। ठीक है, तो जब हम शिक्षा की बात करते हैं, तो शिक्षा में ज्ञान प्राप्ति के लिए हम विधियों का प्रयोग करते हैं। बहुत सारी विधियां होती हैं, हर विषय को, हर प्रकरण को समझने की अलग विधि होती है। ठीक है ना? तो ज्ञान मीमांसा वास्तविक ज्ञान के स्वरूप को स्पष्ट करती है कि वास्तविक ज्ञान क्या है, अर्थात इस बात पर बल देती है कि किसी तत्व या सत्य के विषय में ज्ञान कैसे प्राप्त किया जा सके, विधि क्या होगी। इसी प्रकार शिक्षण और सीखने की जो विधियां हैं, है ना, सत्य अथवा अवधारणा विचारों को जानने में मदद करती है। इट मीन्स एपिस्टेमोलॉजी एक्सप्लेन द फॉर्म ऑफ रियल नॉलेज, दैट इज
हाउ द नॉलेज अबाउट एन एलिमेंट और ट्रुथ कैन बी ऑब्टेन। Likewise, the methods of teaching and learning, methods of teaching and learning, है ना, help us है ये, हाँ ये अब हो गया, help us, us us कर लीजिएगा इसको आप, us to know the truth और concept और idea। ठीक है, अभी आप रिजॉइन कर लीजिएगा, फिर इसके बाद हम मूल मीमांसा, एक्सिलॉजी और फिर दर्शन का शिक्षा पर प्रभाव ये पढ़ेंगे नेक्स्ट सेशन में। तो प्लीज आप लोग रिजॉइन कर लीजिएगा क्लास डिस्कनेक्ट होने के बाद तुरंत, ठीक है।